बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस समय मेरे साथ मौजूद है जमशेद अंसारी साहब। जमशेद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कल लाहौर PIC में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उस वाक़े में अगर हम बात करें रियासत की, तो रियासत हमें कहाँ नज़र आई। साथ ही अगर बात की जाए इंसानों की, तो ये हैवानियत के दर्जे तक क्यों पहुँच गई है ये बात। और वकला तंजीमों की अगर बात की जाए, क्योंकि वकला तंजीमों एक देखा जाए तो बहुत ही एक बेलगाम घोड़े की तरह उनका जो दिल करता है वो करते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ये जो वकला तंजीमें ये इस कदर ताकतवर कैसे हो गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। आपका सवाल बहुत कम्प्रिहेंसिव है और उसमें 4-5 पहलू हैं। सबसे पहला आपने रियासत का जिक्र किया, उसके बाद हम हैवानियत के दर्जे पे आ गए। तो शॉर्टकट में आपको बता दूं कि रियासत का जो कंसेप्ट है, इसकी ज़रूरत क्यों कर पेश आई है। रियासत के कंसेप्ट की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि एक मुल्क है, उसके अंदर मुख्तलिफ तबकात मौजूद होते हैं। एक ताकतवर तबका होता है, एक कमज़ोर तबका होता है, एक अमीर तबका होता है, एक गरीब तबका होता है, ठीक है। और उस सोसाइटी में, यानी कि हेट्रोजेनियस सोसाइटी होती है, उसमें मुख्तलिफ नज़रियात और अकायद के लोग मौजूद होते हैं और इनके दरमियान ज़ाहिर है अक्सर इख्तलाफात पेश आते रहते हैं। तो वो उन उमूर का जो फ़ैसला है, यानी कि अगर कमज़ोर को ताकतवर से, गरीब को अमीर से, या मुख्तलिफ नज़रियात और अकायद के लोगों को एक दूसरे से कोई शिकवे और शिकायतें हैं, तो वो रियासती इदारे जो है ये मामला हल करते हैं। और रियासत का कंसेप्ट ही इसलिए है कि ये इन तबकात के दरमियान एक बैलेंस कायम कर सके और वो कानून को अपने हाथ में ले ले। ये एक तफसीली बहस है कि रियासत का कंसेप्ट क्यों कर पेश है और उस पर ज़ाहिर है तफसीली बात हो सकती है। लेकिन दूसरा जो आपने कहा कि हैवानियत के दर्जे पे क्यों आ गए, तो हैवानियत के दर्जे पे जब हम बात करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है कि हैवानों और इंसानों की ज़िंदगी में फ़र्क क्या है। और उसमें शॉर्टकट में ये बता दूं मुख्तसरन कि हैवानी ज़िंदगी जो होती है वो किसी उसूल के ताबे नहीं होती, किसी ज़ाब्ते के ताबे नहीं होती, किसी कानून के ताबे नहीं होती, यानी। और इंसानी ज़िंदगी जो है, जो इंसानों की ज़िंदगी, जो इंसानों का माशरा होता है, वो एक उसूल का पाबंद होता है, एक ज़ाब्ते का पाबंद होता है और एक कानून का पाबंद होता है। वो कानून के दायरे में उसूल, उसका एक एक अमल, एक एक इक़दाम जो इंसानों का होता है वो किसी उसूल के दायरे में होता है, उसूल के तहत होता है, ठीक है, और किसी ज़ाब्ते और कानून के तहत होता है। अगर वो किसी उसूल से मुबर्रा हो जाए, कानून से मुबर्रा हो जाए इंसान, जो इंसानों का माशरा है या जो ग्रोह है, जो तबका है, जो जमात है, जो वकला तंजीम है या जो डॉक्टर्स की तंजीम है या जो भी है, तो वो उसका वो अमल जो है वो हैवानियत के दायरे में आता है। अब आपने ये कहा कि वकला तंजीम ये क्यों कर रही है और इसके अंदर ताकतवर क्यों कर हो गई है और उसके नुकसानात क्या होंगे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए, आम आवाम के लिए उसके नुकसानात क्या होते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं शॉर्टकट कि जब रियासत और इदारे दोनों ताकतवर हों तो किसी ग्रुप को, जमात को या फ़र्द को तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने की इजाज़त नहीं दी जाती। यानी वो अपने मफादात के उसूल के लिए, बहुत सारे बातें चल रही हैं कि इलेक्शंस करीब है, लॉयर्स के, वकला के, ठीक है, तो वो चंद उनके ग्रुप बने हुए हैं और अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए एक वकील, वो एक जो तंजीम है वकला की, वो आगे हो गई कि देखिए जी हम आप लोगों के साथ है, आप पे तशद्दुद हुआ कुछ वकला पे और हम आपका बदला लेना चाह रहे हैं ताकि वो वकला के ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सकें। यानी ये एक सियासी मफाद का हुसूल है, ठीक है। और ये उन रियासतों में हो सकता है कि जहाँ पे रियासत जब कमज़ोर हो जाए और रियासत के इदारे जब ताकतवर न हों, ठीक है, तो उसमें कोई ग्रुप, कोई जमात, कोई फ़र्द उठ के अपने मफादात के उसूल के लिए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हैं, ठीक है। अब उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि बहुत सारे लोग, ज़ाहिर है वकला में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो फ़ॉरेन क्वालिफाइड होते हैं या डॉक्टर्स में भी ऐसे लोग होंगे जो फ़ॉरेन क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है, वेल एजुकेटेड लोग होते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये काम बड़ा, जो वकालत का पेशा है या डॉक्टरी का पेशा है, ये एक महज़ब तरीके से हो, जो इसके नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड इसका प्रोसीजर है, उसी तरीके से ये मेरा ये काम चलता रहे। लेकिन जब वो ये देखता है, जब इन ग्रोहों को देखता है, ये वकला तंजीमों ने जिस तरह कल एक हॉस्पिटल पे हमलावर हुए हैं ये जत्थों की सूरत में, तो जब वो शख्स जो एडुकेटेड है, जो उस ग्रुप का हिस्सा तो है, यानी कि उसकी बरादरी का हिस्सा है लेकिन बाकायदा तंजीम का हिस्सा नहीं है, जब वो इस रियासत को देखता है या उसके इदारों को देखता है, ठीक है, कि ये लोग इतने ताकतवर हैं कि अपने एक वकील का बदला लेने के लिए ये अस्पताल पे हमलावर हो सकते हैं, तो वो शख्स अपनी जान की हिफाजत के लिए वो ये समझने लग जाता है, वो ये सोचने लग जाता है, ठीक है, वो अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग शुरू कर देता है कि यार ये रियासत मेरे जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकती, इसलिए क्यों ना मैं अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए
इस ग्रोह में शामिल हो जाऊं। इस तरह तंजीमों में तो फिर वो इस भी तरह जो शामिल हो पढ़े जाते लिखे हैं। लोग हैं, एजुकेटेड तबका है, वो भी इन ग्रोहों में, इन तंजीमों में शामिल हो जाता है, वकला तंजीमों में, और ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी तादाद बढ़ने लग जाती है और ये ताकतवर हो जाता है। और इसका एक और भी नुकसान है उनसा कियानी साहबा, जब इस किस्म के ग्रोह जो माफिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसमें तालीम याफ्ता तबका भी शामिल हो जाता है, और उसमें मैंने आपको उसकी रीज़न भी बता दी कि क्या रीज़न है। तो उसका नुकसान सबसे बड़ा क्या होता है कि जब एक आम शहरी ये देख रहा होता है कि इस किस्म के जत्थे हमलावर हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है, और रियासती इदारे जैसे पुलिस वहाँ पे मौजूद थी और उसका तमाशा देख रहे हैं, बल्कि वहाँ से फरार हो गए। बल्कि अब तो मैंने ये भी सुना है कि जी IG के ऑफिस पे रेंजर्स तैनात कर दी गई, यानी पुलिस की हिफाजत के लिए रेंजर्स तैनात कर दी गई। तो जब आम शहरी ये देखता है तो उसके जहन में ये तसव्वुर डेवलप हो जाता है, जैसे मैं हूँ या आप हैं, कि यार ये रियासत मेरे जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकती, तो क्यों ना मैं ख़ुद को ज़ाती तौर पे इतना ताकतवर कर लूँ, इतनी दौलत इकट्ठी कर लूँ कि मैं अपने हिफाजती गार्ड खुद रख सकूँ, अपने सिक्योरिटी गार्ड खुद रख सकूँ, अपना तमाम तर अपने जान और माल और अपने बच्चों के जान और माल की हिफाजत मैं खुद अपने हाथ में ले लेता हूँ। तो इस तरह ज़ाहिर है, जब अगर मैं ये अपनी ज़रूरियात पूरी करूँगा तो ये ज़रूरियात मेरे, अगर मैं लो लेवल का नॉर्मल औसत दर्जे का हूँ तो वो तो नहीं हो सकता, इसलिए फिर मैं वो करप्शन के रास्ते की तरफ जाऊंगा। मैं चाहूँगा कि किसी तरीके से मेरे पास दौलत आ जाए ताकि मैं अपने इर्द गिर्द हिफाजती हिसार कायम कर लूँ, और इसका ये नुकसान हो जाता है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जी जमशेद अंसारी साहब, दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो दो तबकात के दरमियान लड़ाई थी, ये बहुत ही पढ़े लिखे तबकात हैं हमारे माशरे के, लेकिन क्योंकि डॉक्टर से बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद आके डॉक्टर बनते हैं। अगर वकला की बात की जाए, वो भी पहले जब डिग्री लेने के लिए तब भी पढ़ते हैं, फिर आगे जब फील्ड में आते हैं, वकालत करते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। तो क्या उनको ये तालीम भी शऊर नहीं देती? अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि तालीमी इदारों का बुनियादी मकसद पूरी दुनिया में जो मुरवजा है वो यही है कि वो अपने अफराद की तरबियत ऐसे करे, ऐसे अफराद पैदा करे उस इल्म के ज़रिए कि जो माशरे के मसाइल को समझ सके, और न सिर्फ ये कि समझ सके बल्कि उनका हल भी पेश करे। तो तालीम करता क्या है, तालीम का मकसद ये है कि इल्म को पैदा करना, नए अफकार और ख्यालात को पैदा करना, नए इम्कानात और रुझानात मुतारिफ कराना। तालीम आपके अंदर अडाप्टेबिलिटी पैदा करता है, आपके अंदर आपको हसरे हाज़र के तकाज़ों से आमांग करता है। तालीम आपको ये बताता है कि दुनिया में उलूम ने क्या तरक्की की है, और आपने अपने उलूम को तरक्की कैसे देनी है ताकि आप उनके साथ मुसाबकत कर सकें, क्योंकि हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं। तो असल ये फ्लेक्सिबिलिटी तालीम आपके अंदर, आपके अमल में, आपके किरदार में, आपके लहजे में, आपकी ज़बान में, आपके एक एक अमल में शाइस्तगी पैदा करता है, आपकी शख्सियत को निखारता है। ये तालीम का बुनियादी मकसद होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो एक ज़ाहिर है, एक समाज में जो एक कंसेप्ट है वो यही है कि तालीम हम हासिल करते हैं समाजी रुतबे के हुसूल के लिए, कि यानी हम पढ़ेंगे तो जब हम मास्टर डिग्री या PhD करके तो हमें एक सरकारी नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो हम जब तालीम को आप समाजी रुतबे के हुसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा एक और भी जो हमारे तलबा होते हैं, जो यानी कि जो एक ओवरऑल हमारा एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया तालीम का, वो यही है कि हमारा मकसद मतमा नज़र सिर्फ ये है कि हम इम्तिहान में कामयाब हो जाएं, अच्छे ग्रेड्स लेने, ठीक है, अच्छे ग्रेड लेने, यानी हमने इम्तिहान में कामयाब होना है। जब आपने ये फोकस कर लिया कि बस मैंने और कुछ करना है नहीं करना, सिर्फ इम्तिहान में कामयाब होना है, बिल्कुल, ठीक है, तो उसके लिए आपको पता है बाज़ारों में पॉकेट्स भी मौजूद हैं, गाइड बुक्स, छोटी छोटी किताबें मौजूद हैं, जो तैयार मटेरियल आपको मिल जाता है, ठीक है। आपको ज़रा वो इतनी मेहनत करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो पॉकेट्स और जो गाइड्स वगैरह हैं, गाइड बुक्स वगैरह, ये आपको यानी यूँ समझ लें कि इम्तिहान में कामयाबी की ज़मानत है। जब आपने फोकस ये कर लिया तो उससे ज़्यादा इल्म हासिल करना वो आप अपने लिए वक्त का ज़ियान समझते हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि ये जो चंद तबकात हैं, जिस तरह आपने वकला का जिक्र किया, उनमें तालीम याफ्ता अफराद जब आपको नज़र आते हैं, ठीक है, वो इस तरह से इस मकाम तक पहुंच जाते हैं। और ये तालीम याफ्ता तबकात जो इनके अंदर अफराद मौजूद होते हैं, ये ज़हनी अफकार और ख़यालात के लिहाज से और मतलब दूसरे तबकात के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पसमानदा होते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा जमशेद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जमशेद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत ही तफसील से आपने बताया कि इस तरह के जो वाक़यात हमारे माशरे में पेश आते हैं,
ہمیں کس طرح سے ہم ان واقعات کو روک سکتے ہیں, ریاست کس طرح اپنا پارٹ پلے کر سکتی ہے, اور تعلیم جو کہ ہمارے بچے نرسری سے لے کے کیا ابھی 2.5-3 سال کا بچہ اسکول جانا شروع کر دیتا ہے. اس کا حال یہی ہے کہ جب تک معاشرتی ڈھانچہ تبدیل نہیں ہوگا اور جب تک ریاست کا کردار نہیں بدلا جائے گا اس وقت تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا. تو ہمارے وہ جو بچے 2.5-3 سال کے اسکول جانا شروع کرتے ہیں, میٹرک کرتے ہیں, FSC کرتے ہیں, اس کے آگے گریجویشن کرتے ہیں, پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں, تو ان میں تربیت کی کمی ہوتی ہے, تبھی اس طرح کے واقعات دیکھنے میں سامنے آتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ تمام لوگوں سے چاہوں گی اجازت, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.